संता को एक बार लगा कि उसके सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं अगर उसे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। और बस उसी दिन से उसने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगा दो। दिन हफ्तों में गुजर गए, हफ्ते महीने में गुजर गए, प्रार्थनाओं में कोई कमी नहीं आई, पर लॉटरी लग ही नहीं रही थी। 2 साल के बाद संता ने उगता कि एक दिन ज़ोर से चिल्लाया कि भगवान मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगा दो। और ऊपर से उससे भी ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आई, संता टिकट तो खरीदो। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से किसी भी चीज़ के लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक गोल है तो गोल के साथ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो लक्ष्य किसी काम का नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए कुछ लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, और लक्ष्य रहा तो ही आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से मुंबई जाना चाहता हूँ तो मुझे तो पहले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं प्लेन से जाऊँगा, रेलवे से जाऊँगा या बस से जाऊँगा। मुझे एस्टिमेटेड टाइमिंग देखना पड़ेगा कि कितनी देर में मैं प्लेन से पहुँच सकता हूँ, कितनी देर में मैं ट्रेन से पहुँच सकता हूँ, कितनी देर में मैं बस से पहुँच सकता हूँ, किसके लिए कितना फेयर या किराया मुझे लगेगा। ये सारी चीज़ को कंप्यूट या कैलकुलेट करके ही मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मेरा टोटल गोल कितना समय और पैसे का इन्वेस्टमेंट लेगा, और तभी मैं उस पर आगे बढ़ूँ। सोचिए, अगर मैं एयरपोर्ट पे खड़ा रहूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा रहूँ और मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है। मैं बस स्टैंड पे खड़ा रहूँ, मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है। तो जाहिर सी बात है, हम में नेगेटिविटी या डिप्रेसिव थॉट्स आएंगे ही आएंगे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके पास किसी लक्ष्य का होना। साइकोथेरेपी में सबसे माने हुए साइकियाट्रिस्ट या ख़ासतौर से हिप्नो साइकियाट्रिस्ट जो जाने जाते थे, उनका नाम था मिल्टन एरिक्सन। एरिक्सन बहुत मशहूर थे कि वो अपने लगभग किसी भी क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर देते थे। एक बार उनके दोस्त ने उसकी दादी का केस उनको सौंपा। दादी रिटायर हो चुकी थी और काफ़ी सालों से गांव में अलग थलग रह रही थी और डिप्रेशन से गुजर रही थी। एरिक्सन उसको देखने गए। एरिक्सन ने देखा कि दादी काफ़ी कट्टर क्रिश्चियन है, लगभग सारे क्रिश्चियनिटी के रीति रिवाजों को फॉलो करती है और ज़बरदस्त डिप्रेशन में भी है। पूरी मीटिंग में एरिक्सन ने कहीं पर भी उनसे डिप्रेशन के बारे में चर्चा नहीं किया, और जब पूरी चाय पानी ख़त्म होते आ गई तो एरिक्सन ने उन्हें कहा कि मैंने आपको काफ़ी गौर से देखा, आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी गौर से देखा। मुझे लगा कि आपको डिप्रेशन नहीं है, बस आप एक अच्छे क्रिश्चियन नहीं हो। और दादी बहुत नाराज़ हो गई कि मैं कैसे अच्छी क्रिश्चियन नहीं हूँ। और एरिक्सन ने कहा कि मुझे समझाने दीजिए, मेरे ख्याल से एक अच्छा क्रिश्चियन हमेशा दूसरों की मदद करता है। और मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कि आपके यहाँ बहुत ही सुंदर गार्डन है, अलग अलग फूल है, आपको गार्डनिंग का काफ़ी शौक़ दिखता है। और यहाँ पे कितने ऐसे लोग होंगे जिनके यहाँ जन्मदिन होता है, कोई ना कोई फेस्टिवल या कोई ना कोई ओकेजन होता है। कितना ही अच्छा हो अगर आप एक अच्छे क्रिश्चियन के तौर पे उनकी मदद करें और उनको फ्लावर्स या फ्लावर का बुके दें। और एरिक्सन ये कह के वहाँ से चले गए। 6 महीने के बाद जब उनके दोस्त ने अपनी दादी को कॉल किया तो दादी के पास फ़ोन उठाने का समय भी नहीं था, क्योंकि दादी को एक लक्ष्य मिल चुका था और दादी अपने गार्डन को बहुत अच्छे से संवारती और पूरे गाँव बल्कि पूरे ज़िले में मशहूर हो चुकी थी फ्लावर लेडी के नाम से। क्योंकि कोई भी ओकेजन रहा चर्च में या सोसाइटी में, दादी हमेशा बस वहाँ पे फ्री के बुके और फ्री के फ्लावर्स ही भेजा करती थी। दादी को पता ही नहीं कि एरिक्सन ने कब उनका इलाज कर दिया। डिप्रेसिव थॉट्स और नेगेटिव थिंकिंग का सबसे बेहतर इलाज है कि आपके पास एक लक्ष्य हो। लक्ष्य हमें इन्वॉल्वमेंट देते हैं, हमें इंगेजमेंट देते हैं और ख़ास तौर से हमें पैशन देते हैं। जब हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं तो भले वो चीज़ मायने रखती हो ना मायने रखती हो, लेकिन उस समय वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्विंग होती है, इंगेजिंग होती है। और जब आप अपने लक्ष्यों पे वर्क करते हो, क्योंकि आपको वो चीज़ अचीव करनी है, जब लाइफ में आपके कोई लक्ष्य आ जाता है, चाहे कोई बड़ा लक्ष्य हो जिसको आप 10-15 सालों में पूरा कर रहे हो, चाहे इस साल का कोई लक्ष्य हो, या हो सकता है अगले 6 महीने या इस महीने के लिए आपने लक्ष्य रखे। बल्कि अगर कुछ ना हो रहा तो मैं तो यहाँ तक रिकमेंड करता हूँ कि आज के दिन का भी एक लक्ष्य होना चाहिए, और वो इतना छोटा भी हो सकता है कि आज मैं दिन भर खुश रहूँगा। लक्ष्य पे चलते चलते अक्सर जब हम लक्ष्य पा लेते हैं, गोल्स हमें मिल जाते हैं कि हमें ये कुछ करना है, तो कई बार हमने देखा है कि हमारी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। हम शायद 4 दिन जिम जाते हैं, 4 दिन शायद वो म्यूज़िक की क्लास जाते हैं, 4 दिन हम कोई भी चीज़ करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं हम डिसमूड हो जाते हैं, हमारा मन नहीं करता है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ब्रूस ली क्या कहा करता था। ब्रूस ली का मानना था और ब्रूस ली कहता था, मास्टर इज़ 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। 10,000 आवर्स मतलब अमूमन कुछ 3 साल के आसपास।
किसी बड़े लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपको कम से कम 3 साल तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन हम कुछ हफ्ते या कुछ दिन तक ही जाते हैं जिम में और फिर बोलते हैं कि मुझे अपने बॉडी में वैसे चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। कॉन्सिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सिस्टेंट कैसे रहा जाए? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। जब आप चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो तो एक वजह ये होती है कि वो चीज़ इंटरेस्टिंग है। जैसे कि जाहिर सी बात है, हम गेम्स में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, दिन भर मोबाइल पे गेम्स खेलते रहते हैं, मूवीज़ देखते रहते हैं, बिंज वॉचिंग हमारी चलती रहती है, सीरीज़ के आफ्टर सीरीज़ हम देखते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें बोरिंग काम करने पड़ते हैं, तो उन बोरिंग काम में वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है। तो पहला तो यही है कि आप इंटरेस्टिंग काम ही चुनें। पर किसी वजह से अगर आपका काम इंटरेस्टिंग नहीं है और वो आपको बोरिंग लगता है पर ज़रूरी है, जैसे कि पढ़ाई, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना सीखें। 2 सिंपल तरीके अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला तरीका है, अपने काम को अपने मन में बार बार लगातार घुमाते रहिए। आपको याद है, जब आप कोई चीज़ करने का सोचते हैं तो उस चीज़ को करने के पहले बार बार आपके मन में, आपके जहन में वही चीज़ गोल 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 घूमते रहती है। आज अगला एपिसोड देखना है, आज अगली सीरीज़ देखनी है, आज अगला गेम खेलना है। तो अपने काम को भी इसी तरह से घुमाइए। सुबह जब आप उठते हैं और पढ़ने को समझो आपको 10 बजे बैठना है, तो 6 बजे से पढ़ाई के बारे में ही सोचिए। तो मन उस चीज़ को इंटरेस्टिंग समझने लगता है। और ख़ास तौर से हो सके तो विजुलाइज़ कीजिए, कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप बहुत मज़े से पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई मज़ेदार चल रही है, आपको पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। और आप देखेंगे कि दिमाग को ज़्यादा फ़र्क नहीं समझ में आता है रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में। और धीरे धीरे आपका दिमाग उन चीज़ों में इंटरेस्ट भी लेने लगेगा जो पहले आपको बोरिंग लगते थे। एक और तरीका ये हो सकता है कि आप उन काम को करते समय थोड़ा सा अधूरा छोड़ दें। जैसे आपने ये सब चीज़ें फिल्मों में अक्सर देखी होगी। मार्वल की लगभग सारी मूवीज़ में आप देखोगे कि वो अगली सीरीज़ का, अगली मूवी का लिंक कुछ छोड़ देते हैं और आपका सारा इंटरेस्ट अगले पे रह जाता है। कुछ साल पहले एक मूवी आई थी बाहुबली, जहाँ पे आपने देखे होगे कि फर्स्ट पार्ट के एंड होते होते बड़ा सा सवाल उभर गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और 2 साल तक लोग इंतज़ार करते रहे उस जवाब को ढूंढने के लिए, और अगली मूवी उससे भी बड़ी हिट साबित हुई। तो अपने काम को कुछ इस तरह से करिए कि वो 90 या 95% पे रहे, ताकि उसको पूरा करने के लिए आपका मन उसी में अटका रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ाई को लीजिए, तो जब पढ़ाई एकदम पीक पे पहुंचते रहे तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए और अगले का सोचिए कि अगले सेशन में आप कैसे करेंगे। तो अगला सेशन वहीं पे बुक हो गया। मैं हर बार ये कहता हूँ कि किसी भी काम को अगर लगातार करते रहना है तो आप उस सेशन के ख़त्म होते से अगले सेशन को दिमाग में बुक कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और आज का आपका बॉडी पार्ट पूरा हो गया, तो सोचिए आप कल क्या करेंगे और सारा दिमाग उस पर लगा दीजिए। अब फिर अपने कामों में चले जाइए, तो आपको महसूस होगा कि आप कल के सेशन के लिए पहले से बुक हो चुके होते हैं। अब कई बार लोग कंसिस्टेंट भी हो जाते हैं और फिर उनके देखने में आता है कि एक लेवल के बाद फिर से वो कंसिस्टेंसी टूटने लगती है। मेरा बहुत मानना है कि लोग अपने प्रॉब्लम को सही तरीके से कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली किन कामों में उन्हें मदद की ज़रूरत है और किन कामों में उन्हें मदद की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद से उसको कर सकते हैं। स्टीफन कोवे ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा है, जब वो आपके सारे प्रॉब्लम्स को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। आपके सभी प्रॉब्लम, आपके, मेरे या किसी भी इंसान के प्रॉब्लम 3 ही हिस्सों में जाते हैं। पहला कि जहाँ आप टोटल कंट्रोल में हो, दूसरा कि जहाँ पार्शियल कंट्रोल में हो, और तीसरा कि जहाँ आप नो कंट्रोल में हो। टोटल कंट्रोल की बात करते हैं। टोटल कंट्रोल यानी जहाँ पे आप सर्वे सर्वा हो, आपके अलावा उस काम में, उस प्रॉब्लम में और कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। जैसे कि मेरा यूट्यूब वीडियो बनाना, मैं चाहूँ तो वीडियो बने, मैं ना चाहूँ तो वीडियो ना बने। किसी और ने मुझे इंस्पायर किया नहीं किया उससे कोई फ़र्क नहीं गिरता है। मैं चाहूँ तो वीडियो बनता है, मैं चाहूँ तो पढ़ाई होती है, आप चाहे तो आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं या घर पे वर्कआउट करते हैं। जहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ हम इन्वॉल्व है, ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है या ऐसे टास्क है जहाँ आप टोटल कंट्रोल में हो। आपका मूड इसी में आता है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी, ये कंप्लीट आपके कंट्रोल में है। वीडियो को अगर 10 सेकंड के लिए आपने पॉज कर दिया और सोचे कि अब मैं सिर्फ मुस्कुराऊंगा, तो आपके मुस्कुराते से आपको मुस्कुराहट की फीलिंग भी आना शुरू हो जाएगी। आपका मूड 100% आपके कंट्रोल में है। लेकिन हमको लगता है कि कोई और आए और हमारा मूड फ्रेश करे, हम कुछ और देखें और हमारा मूड फ्रेश हो, जबकि मूड कम्प्लीटली इमोशंस कम्प्लीटली आपके डोमेन में आते हैं, आपके कंट्रोल में आते हैं। सेकंड होता है जिसे हम कहते हैं पार्शियल कंट्रोल। अब यहाँ पे आप भी इन्वॉल्व हो और कोई और भी आपके कामों में इन्वॉल्व है। सही ढंग से देखा जाए तो लगभग सारे रिलेशनशिप्स इसी में आते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स के और उनके बच्चों के रिलेशनशिप हो, टीचर हो और उनके स्टूडेंट के रिलेशनशिप हो। आप चाहे जैसा बिहेव किए, अगला पूरी तरह से आज़ाद है कि वो कुछ और भी बिहेव कर सकता है।
जब हम पार्शियल कंट्रोल में आते हैं तो फिर हम कैसा भी बिहेव करें, सामने वाले को पूरी आज़ादी होती है कि वो अपने तरीके से बिहेव कर सकता है। जैसे मैं किसी क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अटेंड करना चाहता हूँ, लेकिन अगर टीचर के पढ़ाने का मूड नहीं है तो दो लोग हो गए। पार्शियल कंट्रोल है, मैं पूरे फोकस से बैठ सकता हूँ, पर टीचर अगर अच्छे से ना पढ़ाए तो शायद लर्निंग पूरी ना हो। पर पार्शियल कंट्रोल में भी आप देखोगे कि अगर अपना हिस्सा आप पूरा करते हो तो हमेशा हमेशा आपको अपने हिस्से का यश तो मिल ही जाता है। बड़े बड़े स्पोर्ट पर्सन देखिए, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, इनकी जब पार्टनरशिप्स चलते थे तो नॉन स्ट्राइकर या स्ट्राइकर पे जो भी रहे वो 100 मारे ना मारे, ये अपने 100 अपने शतक पूरे करते ही थे। हालांकि उधर के बैट्समैन का अच्छा खेलना ज़रूरी है ताकि पार्टनरशिप डेवलप हो, पर अपना करियर उस पर डिपेंडेंट नहीं है। हमेशा हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है कि और लोग ज़रूरी है पर हमसे ज़्यादा नहीं। किसी भी रिलेशनशिप में देखिए कि आपका हिस्सा क्या बनता है और अपने हिस्से का काम पूरा कीजिए। और सही ढंग से देखा जाए तो हमारे लाइफ के 40 से 45% इश्यूज़ पार्शियल कंट्रोल में ही आते हैं कि जहाँ हम भी जिम्मेदार है, कोई और भी जिम्मेदार है। अनलॉक के बाद आज हम अपनी दुकानें खोल सकते हैं, अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर कैसा रिस्पांस देता है ये कस्टमर पे डिपेंड है, पर हम प्रोडक्ट को किस तरह से बेचते हैं ये तो फिर भी हम पे डिपेंडेंट है। हर हाल में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी और आखिरी चीज़ होती है जिसे कहते हैं नो कंट्रोल। कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे हमारा बिल्कुल भी बस नहीं है। पास्ट के लगभग सारे इवेंट्स, किसी एकेडमिक ईयर में आपका बैकलॉग आ गया या फेल हो गए या डीसी हो गए, वो आपके बस में नहीं है। आप पास में जाके उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसा समय मणि आपके पास है नहीं, आप पास में जाके उसको बदल नहीं सकते हो। तो हर हाल में वो नो कंट्रोल में है। पास्ट के ब्रेकअप, पास्ट के गलत रिलेशनशिप, पास्ट का कोई भी रिकॉर्ड, किसी की मौत या किसी का दूर चले जाना, ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं और इनके ऊपर चिंता करने में कोई लॉजिक ही नहीं है। लेकिन डिप्रेसिव और नेगेटिव थॉट्स में आप देखोगे कि मेजॉरिटी समय अगर लोग डिप्रेस्ड रहते हैं या मेजॉरिटी समय अगर लोग नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं तो वो नो कंट्रोल वाली सिचुएशन में ही होते हैं। काश मैंने उस समय ऐसा किया होता, काश उस साल मेरा अच्छा चला हो गया होता, काश मैंने वो गलत डिसीजन ना लिया होता, या काश मैंने वो डिसीजन ले लिया होता। और हम इन सब चीज़ों पे फोकस ही नहीं करते हैं कि ये चीज़ें काश में ही है, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। हर चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो आपके टोटल कंट्रोल में आए, फुल कंट्रोल में आए। आपके 50 से 60% प्रॉब्लम आपके टोटल कंट्रोल में होते हैं, 40 से 45% प्रॉब्लम पार्शियल कंट्रोल में होते हैं जहाँ हमें सामाजिक होना पड़ता है और दूसरों को साथ में लेके चलना पड़ता है। 5% या शायद 1 या 2% ही नो कंट्रोल में होते हैं। तो सबसे पहले आपके नो कंट्रोल हटाइए। किसी भी काम को करते समय अगर आपको लगे कि चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो सच में अपनी जिम्मेदारी देखिए। पीछे के वीडियो में जैसे मैंने आपको समझाया था कि प्रोएक्टिव बनिए, सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी देखिए। नो कंट्रोल वाली सिचुएशन कम ही रहेगी, पार्शियल वाली थोड़ी बहुत रहेगी, पर सारे सिचुएशन लगभग टोटल कंट्रोल में ही आते हैं। तो आज बहुत सारी चीज़ें हमने सीखे, आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको और सारी चीज़ें सिखाऊंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी गोल का रखना और उस गोल के साथ इंगेज रहना, इन्वॉल्व रहना और उसे कॉन्सिस्टेंट बनाने के लिए उसे इंटरेस्टिंग बनाए रखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट उसको सही से क्लासीफाई करना कि उसमें हमारी जिम्मेदारी कितनी है, औरों की जिम्मेदारी कितनी है और कौन सी चीज़ें जिसका कुछ कर नहीं सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको कई और चीज़ें समझाऊंगा। तब तक के लिए एंजॉय, स्टे होम, स्टे सेफ।